ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव में अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं। अपन पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इसके एडवांटेजेस, इसके ब्लॉक डायग्राम में हर एक ब्लॉक के बारे में अपन ने डिटेलिंग में पढ़ा है। देन उसके बाद में अपन ने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन्स, प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देन अपन ने पढ़ा था व्हाट इज़ बैक ईएमएफ, हाउ डीसी मोटर वर्क, देन एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीसी मोटर, कितने टाइप्स के डीसी मोटर है। तो अपन ने देखा था देयर आर 3 टाइप्स, सीरीज, शंट एंड कंपाउंड। देन अपन ने उसके बारे में बेसिक जनरल इक्वेशंस पढ़ी थी। एंड देन अपन ने 2 केस स्टडी किए थे जिससे अपन ने इनके स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किए थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन, जो अपन ने प्रूफ किया था कि E इक्वल्स टू NP/Z डिवाइडेड बाय 60A। ठीक है, देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था टॉर्क इक्वेशन ऑफ ए डीसी मशीन, इसका भी अपन ने पूरा डेरिवेशन देखा था। एंड देन आया था अपने पास टॉर्क इक्वल्स टू दिस वन 0.1595ZIA मल्टीप्लाई बाय P/A न्यूटन मीटर, ये टॉर्क था। यहाँ से अपन ने एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला था कि जो टॉर्क है डीसी मशीन में, द टॉर्क इन डीसी मशीन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, यानी कि जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स एंड करंट के मल्टीप्लिकेशन के। तो अब अपन इसमें 2 केस ले लेते हैं, एक शंट मोटर के लिए, एक सीरीज़ मोटर के लिए। तो फर्स्ट देखते हैं शंट मोटर के लिए। तो शंट मोटर में क्या होता है, जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। अपन ने यहाँ देखा था कि इस तरह से अपन इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं सीरीज़ मोटर का। तो अगर यहाँ पे लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो यहीं से पास होगी, तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, आर्मेचर करंट की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो आपकी फ्लक्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन केस ऑफ डीसी मशीन द फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपनी मेन इक्वेशन है T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई I, तो सीरीज़ मोटर के केस में इस फाई को अपन रिप्लेस कर देंगे I से। तो सीरीज़ मोटर के केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IA²। सीरीज़ मोटर में जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। सेकंड केस देखते हैं अपन, शंट डीसी मशीन। शंट डीसी मशीन में क्या होता है, फाई होता है वो कांस्टेंट होता है। ये अपना डायग्राम होता है शंट डीसी मशीन का। तो फील्ड वाइंडिंग को अपन इस तरह से वाउंड करते हैं, आर्मेचर से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। जो सप्लाई वोल्टेज है V वो फिक्स होता है इसका। तो जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी हमेशा फिक्स रहेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आर्मेचर करंट। तो अपन फ्लक्स फाई को क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट। तो अपना फाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपन फाई कांस्टेंट पुट करेंगे तो क्या होगा, टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो इन केस ऑफ सीरीज मोटर टॉर्क इज directly proportional to the square of current, and in case of shunt motor torque is proportional to the current। यहाँ तक अपना हो चुका है। ये है अपना लोड टॉर्क, ये अपन लास्ट में देखेंगे। इससे पहले इंपॉर्टेंट मेथड पढ़ेंगे अपन डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल थ्योरी। ठीक है, अभी अपन ने प्रूफ किया है फॉर्मूले से कि E इक्वल्स टू NP/Z डिवाइडेड बाय 60A। अब यहाँ क्या करो, आप इस N इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, N इक्वल्स टू E60A डिवाइडेड बाय P/Z। ये अपना सेकेंड लाइन बन गई। अब इस सेकेंड लाइन में क्या होगा कि जो भी आपके कांस्टेंट है उनको आप रिप्लेस कर दो एक न्यू कांस्टेंट से। अब यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट है आपके, 60 कांस्टेंट है, A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये भी आपका कांस्टेंट है, देन P नंबर ऑफ पोल्स ये भी आपका कांस्टेंट है, Z नंबर ऑफ कंडक्टर ये भी आपका कांस्टेंट है। तो इन सब को अपन ने क्या किया, एक न्यू कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, N इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय K/phi। ये आपकी न्यू इक्वेशन बन गई, N इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय K/phi। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, इन डीसी मोटर स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक EMF एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स पर पोल। ओके, अपन को स्पीड कंट्रोल करनी है, यानी कि स्पीड डिपेंड कर रही है बैक ईएमएफ पे और फ्लक्स पे। यानी कि अपन बैक ईएमएफ को कंट्रोल करके या फ्लक्स को कंट्रोल करके अपन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे अपन, सबसे पहला मेथड है, अगर अपन फ्लक्स में कुछ भी चेंज करेंगे तो अपनी स्पीड में चेंज होगा, तो वो कहलाएगा आपका फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड है, अगर अपन इस बैक ईएमएफ में चेंज करेंगे तो भी आपकी स्पीड में चेंज होगा। तो अब इस बैक ईएमएफ में कैसे चेंज करेंगे, अपन को पता है कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू V माइनस IA/RA। ये आपके बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है, E इक्वल्स टू V माइनस IA/RA।
तो अगर मैं इस V में वोल्टेज में चेंज करूं या फिर मैं इस रेजिस्टेंस में चेंज करूं तो क्या होगा, अपने बैक EMF में चेंज होगा. वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट बिकॉज द आर्मेचर करंट डिपेंड ऑन द लोड. तो अपन इस आर्मेचर करंट में कोई चेंज नहीं कर सकते. अपन किस में चेंज कर सकते हैं, अपन चेंज कर सकते हैं इस वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में. तो बेस्ड ऑन दिस स्पीड कंट्रोल मेथड आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. आर्मेचर फ्लक्स कंट्रोल या फ्लक्स वीकनिंग मेथड. इसमें क्या होगा, आप फ्लक्स में चेंज करोगे. सेकेंड है आर्मेचर कंट्रोल मेथड. इस मेथड में क्या करोगे, आप ई में चेंज करोगे. अब ई में भी चेंज करने के आपके पास दो मेथड है. आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, बाय दिस वी चेंज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस. आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, इसमें क्या होता है, अपन वोल्टेज में चेंज करते हैं. अब इनके बारे में अपन डिटेलिंग में स्टडी करते हैं. पहला आता है आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड. फ्लक्स कंट्रोल मेथड में अपन को क्या करना है, वी नो डैट एन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स. ठीक है, तो अगर मैं इस फ्लक्स की वैल्यू कम करती हूँ तो क्या होगा, मेरी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. सिंपल, यही करना है अपन को. तो अपन फ्लक्स की वैल्यू कैसे कम कर सकते हैं, यहाँ देखो, ये अपनी सप्लाई वोल्टेज है, ये है आपकी आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज़ योर फील्ड वाइंडिंग. अब अगर अपन इस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज़ में एक रियोस्टेट, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये जो पूरा पाथ है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अब जब इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी तो इस पूरे पाथ में जो फ्लक्स की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी. और अगर अपनी फ्लक्स की वैल्यू ही डिक्रीज़ हो गई तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स. बस यही है. फिर से देखो क्या करना है अपन को, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है इसकी फील्ड वाइंडिंग के साथ. तो उससे क्या होगा, इस पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. एज अ रिजल्ट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स डिक्रीजेज एंड करंट वैल्यू इंक्रीजेज. ठीक है, यही लिखा है अपने इस मेथड में. एक बार ये मेथड पढ़ लेते हैं. टू कंट्रोल द फ्लक्स अ रियोस्टेट इज एडेड. रियोस्टेट क्या है, डायरेक्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. टू कंट्रोल द फ्लक्स अ रियोस्टेट इज एडेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग. ओके, a rheostat is added in series with the field winding as shown in the circuit diagram. Adding more resistance in series with the field winding will increase the speed as it will decrease the flux. जैसे जैसे आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाओगे आपके फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी. एज अ रिजल्ट आपकी स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, आप जब भी आप ये मेथड पढ़ोगे आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है कि दो स्पीड कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द फ्लक्स. With this method, we have to put a limit to maximum speed as weakening of flux beyond the limit will adversely affect the commutation. इसमें इसने क्या बोला है कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ करके आप स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ तो कर सकते हो, बट यू हैव टू पुट अ लिमिट. आपको एक लिमिट पुट करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, आप फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर लोगे. उससे क्या होगा, आपका जो कम्यूटेशन प्रॉब्लम आएगी, आपका जो कम्यूटेशन है वो इट विल अफेक्ट द कम्यूटेशन. ओके, तो यू हैव टू पुट अ लिमिट फॉर द स्पीड. ठीक है, ये हो गया आपका फ्लक्स कंट्रोल मेथड. अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लक्स कंट्रोल मेथड और फील्ड रियोस्टेट मेथड क्या है, अभी अपन ने डीसी मोटर के बारे में पढ़ा है. डिसएडवांटेज क्या है, क्रीपिंग स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन. क्रीपिंग स्पीड क्या होती है, वेरी लो स्पीड. देखो अभी अपन इस मेथड में क्या कर रहे हैं, फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो अपन को तो इसमें हाई स्पीड मिल रही है. तो क्रीपिंग स्पीड कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय दिस मेथड. सेकेंड है टॉप स्पीड ऑब्टेन ओनली एट द रिड्यूस टॉर्क. ऐसा क्यों हुआ, देखो टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स इनटू करंट. तो आप क्या कर रहे हो, इस मेथड में फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हो स्पीड बढ़ाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी टॉर्क की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी. तो आपकी स्पीड तो इंक्रीज़ होगी लेकिन टॉर्क की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी. थर्ड है आपका द स्पीड इज़ मैक्सिमम एट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स विच इज़ गवर्न बाय द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ऑन द फील्ड. ये वही मेथड है, ये वही पॉइंट है इसमें कि आपको स्पीड पे एक लिमिट पुट करनी पड़ेगी, वरना फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, उससे कम्यूटेशन में प्रॉब्लम आएगी, डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में प्रॉब्लम आएगी आपको. ओके, अब नेक्स्ट मेथड आता है आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड. अब इसके भी दो पार्ट है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल और आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. तो अभी अपन पढ़ रहे हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड. आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या होता है, यहाँ देखो अपन पढ़ चुके हैं कि एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई. ठीक है, एंड दिस ई कैन बी रिटन एज वी माइनस आई आर ए. ठीक है, तो अपन इस ई में चेंज कर रहे हैं, तो ई में कैसे चेंज करेंगे, इक्वल्स टू वी माइनस
माइनस आई ए आर ए। आप सपोज़ इस वी की वैल्यू अपन फिक्स पुट कर रहे हैं, वी कीप वी एज कांस्टेंट 100। इस आई की वैल्यू है 1 एम्पियर, इस आर की वैल्यू है 10 ओम्स, ठीक है। तो 100 माइनस 1 इंटू 10, 100 माइनस 10, ये हो गया आपके पास 90। अब अगर मैं इस आर की वैल्यू बढ़ा के 20 कर देती हूँ तो क्या होगा, 1 इंटू 20, ये तो आपका फिक्स है 100, 100 माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 80। अगर मैं इस आर की वैल्यू बढ़ा के 30 कर देती हूँ तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 1 इंटू 30 यानी कि 70। तो क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे अपन इस आर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे आपके बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। समझ में आ रही है ये चीज़? आर की वैल्यू को जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करोगे आपके बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे आपके बैक ईएमएफ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, अपन को पता है स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ, तो आपकी स्पीड की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। यही लिखा है इसमें, एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। Speed of the motor is directly proportional to the back EMF and back EMF can be written as E equals to V minus IaRa. तो in this method armature resistances increase। क्या करते हैं अपन, पिछले वाले मेथड में अपन ने फील्ड के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया था, इस वाले मेथड में क्या करते हैं, आर्मेचर के साथ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अपन ऐड कर देते हैं। तो क्या होता है, इन दिस मेथड आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं अपन। उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट द बैक ईएमएफ डिक्रीजेज, अभी अपन ने देखा। सो स्पीड विल ऑल्सो डिक्रीज। ग्रेटर द रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ आर्मेचर ग्रेटर द डिक्रीज इन स्पीड। जैसे जैसे आप हाई रेजिस्टेंस ऐड करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड में डिक्रीज होता जाएगा। ये है आपके आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक अपन एक बार आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल वाला मेथड पढ़ने के बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेलिंग में। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए अपन इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन ये लोड टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे और अपना आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड कंप्लीट करेंगे। ओके।